अस्सलाम वालेकुम। आपको हमारे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपको टू स्ट्रोक रोटरी वाल्व इंजन के बारे में बताएंगे कि इसमें रोटरी वाल्व कैसे काम करता है, इसमें इनटेक का प्रोसेस किस तरीके से होता है, इसमें किस तरह के नकाइस पैदा होते हैं, इसका जो नकाइस होते हैं उसका असर किस तरह बाइक की माइलेज पे पड़ता है, उसकी परफॉर्मेंस पे पड़ता है और इसको किस तरीके से ठीक किया जाता है, किन किन चीज़ों के रिप्लेस से क्या क्या उसमें फ़र्क आता है उसके परफॉर्मेंस में। तो इंशाल्लाह इसके बारे में आपको बताएंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे तभी आपको समझ आएगी सारे इस प्रोसेस की, इस सारी थ्योरी की। अगर आप बीच में स्किप करके देखेंगे तो कुछ भी आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। रिज़ल्ट ये निकलेगा, फिर यूट्यूब पे सर्च ही मारते रहेंगे, कभी किसी की वीडियो देखेंगे कभी किसी की देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे ये हमारे पास यामाहा YB100 टू स्ट्रोक रोटरी वाल्व इंजन है, इसको हमने खोला हुआ है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये होता है रोटरी वाल्व कवर, जिसको देसी ज़बान में लोग सक्शन कुप्पा भी बोलते हैं। इसको यहाँ पे लगता है कार्बोरेटर, इस जगह पे यहाँ से एयर और फ्यूल का मिक्सचर यहाँ से अंदर जाता है। इसके मैंने 1 2 3 4 5 6 स्क्रूज़ होते हैं, वो मैंने खोल लिए हैं ताकि टाइम की बचत हो सके। यहाँ पे क्लच की छोटी गरारी लगती है, प्राइमरी ड्राइव गियर जिसको कहा जाता है, वो भी उतार लिया है। इसको हम अभी खोलते हैं। ये होता है आपका रोटरी वाल्व डिस्क, जिसको देसी ज़बान में सक्शन प्लेट भी लोग बोलते हैं। ये पुरानी हो चुकी है जिसकी वजह से इसका कलर डार्क ब्राउन हो चुका है। वैसे प्योर वाइट होती है। जैसे ये टेफलॉन मटेरियल होता है उसकी बनी होती है, ये प्लास्टिक नहीं होता। प्लास्टिक यहाँ पे चल ही नहीं सकता। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये फ्यूल अंदर जाता किस टाइम है और ये सारा इनटेक का प्रोसेस होता क्या है। यहाँ पे आपको पता है कि सिलेंडर लगेगा, यहाँ पे हेड लगेगा, इसके साथ आपका कनेक्टिंग रॉड कनेक्टिंग रॉड के साथ पिस्टन फिट होता है। ये इस टाइम आपका पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे है कि शॉट बिल्कुल सामने आ चुकी है। होगा कुछ इस तरह कि जो ही आपका पिस्टन, ये मैं ऊपर से बताता हूँ, यहाँ से ये बिल्कुल बॉटम पे पहुँच गया पिस्टन आपका, बॉटम डेड सेंटर पे। उसके बाद जो ही पिस्टन आपका ऊपर जाना स्टार्ट होगा तो क्रैंक केस के अंदर वैक्यूम पैदा होगा और जो ही पिस्टन आस्ते आस्ते ऊपर जा रहा है और ये डिस्क इस होल के आगे से हट चुकी है। अब क्रैंक केस के अंदर वैक्यूम पैदा हुआ, ये होल आगे से डिस्क हट गई, इसके ऊपर ये रोटरी वाल्व कवर होता है, यहाँ पे लगता है कार्बोरेटर। इस होल से एयर फ्यूल मिक्सचर जो है कार्बोरेटर में से होते हुए यहाँ से अंदर एंटर होना शुरू हो जाता है। तो अब ये पिस्टन ऊपर जा रहा है, ये सारा एयर फ्यूल जो यहाँ से सक करते 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 अंदर जाना शुरू हो गया। अब जो ही पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे पहुँचा, फिर ये आस्ते आस्ते वापस आना शुरू होता है। जो ही ये वापस आना शुरू होता है तो ये डिस्क इस होल के सामने आ जाती है। अब जो एयर फ्यूल का मिक्सचर क्रैंक केस में आ चुका है, पिस्टन उसको पुश करता है। पिस्टन जब नीचे पुश करता है उसने किसी न किसी तरफ तो निकलना है। अब यहाँ पे आपको लगा होता है सिलेंडर में 3 पोर्ट्स बनी होती हैं, तो उन पोर्ट्स में आस्ता आस्ता जब पिस्टन को एयर फ्यूल मिक्सचर को प्रेस करता है, वो मिक्सचर आपका उन पोर्ट्स में दाखिल होना शुरू हो जाता है और जो दाखिल हो रहा है उस दौरान तक ये डिस्क आपकी इस होल को कवर किए रखती है ताकि यहाँ से एयर फ्यूल मिक्सचर आपका ज़ाया ना हो सके। ये आपका क्रैंक केस है जिसको सक्शन पल्ला लोग बोलते हैं। ये आपका होता है रोटरी वाल्व कवर। होता क्या है कि ये डिस्क जो है हर टाइम इस क्रैंक केस या सक्शन पल्ले के ऊपर टच हो के नहीं घूम रही होती।
जब यहाँ पे देखिए यहाँ तक जब आती है ना, इस सुराख को कवर करती है। अब जब एयर फ्यूल मिक्सचर को एक पिस्टन उसको नीचे कंप्रेस कर रहा होता है, प्रेस कर रहा होता है, तो उस एयर फ्यूल मिक्सचर ने कहीं ना कहीं से निकलना है। वो जब प्रेस होता है तो वो सिलेंडर की जो नीचे पोर्ट्स के सुराख होते हैं वहाँ पे दाखिल होता है। कुछ यहाँ से दोबारा इस जगह से वापस निकलने की कोशिश करता है, सामने आ जाती है डिस्क। वो इस डिस्क को पुश करता है और ये डिस्क जो है उस टाइम आपके ये जो रोटरी वाल कवर है इसके साथ टच होती है और साथ इसके घूम तो ये वैसे भी रही होती है परमानेंट, फिर इसके साथ टच हो के वो घूमना शुरू कर देती है। जिसकी निशानी ये है कि जैसे ये स्क्रैचेस देखें, मैं आपको एक नया दिखाता हूँ। जैसे ये ब्रांड न्यू है, इसकी सरफेस देखें, शाइनी भी है, स्मूथ है बिल्कुल। अब ये जो है ये देखें, ये अगर आप देखें स्क्रैचेस हल्के हल्के पड़े हुए हैं, तो ये डिस्क हैं जो यहाँ पे टच हो के घूम रही थी। अब मैं आपको डिस्क भी दिखाता हूँ। अब अगर आप और करें, यहाँ पे कलर कुछ और है और ये कलर कुछ और है। ये वही एरिया है कि जो रोटरी वॉल कवर के साथ रगड़ खा के चल रहा था। तो अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसकी स्पेसिफ़िकेशन क्या है, किस चीज़ की थिकनेस कितनी होती है, किस चीज़ में कितनी क्लियरेंस होती है। एक चीज़ ज़हन में रखें कि अब ये जो डिस्क है, ये जब आप फिक्स करते हैं, इंजन को रीबिल्ड करते हैं, ये तो बिल्कुल साथ जुड़ के बैठ गई है इस क्रैंक केस के साथ, यानी सक्शन पल्ले के साथ। इसके ऊपर आ जाएगा आपका ये रोटरी वाल कवर। रोटरी वाल कवर और इसके दौरान जो गैप होता है तकरीबन 0.25 से 30 mm तक ये गैप होता है। अब ये गैप ज़्यादा किस टाइम होता है? अच्छा, एक चीज़ कि जब ये गैप ज़्यादा होता चला जाएगा वक्त के साथ साथ, जब इंजन पुराना होता जाता है तो फिर ये गैप ज़्यादा होने की वजह से आपका एयर फ्यूल मिक्सचर ज़ाया होता है, फिर बाइक की माइलेज गिर जाती है। अब ये बना है लोहे का, ये तो इतनी जल्दी घिसेगा नहीं। ये जो आपका क्रैंक केस है ये एलुमिनियम है, डाई कास्ट होती है, ये एलुमिनियम कास्टिंग होती है। ये इसकी निस्बत इसका हार्डनेस लेवल कम है और ये जल्दी घिसना शुरू हो जाता है। अब जैसे पहले मैंने आपको बताया कि ये डिस्क तो बिल्कुल साथ जुड़ के फिक्स होती है। अब जब ये इसको घिसाती जाएगी, इसको भी, ये भी घिसता चला जाएगा, घिस घिस के ये डिस्क आहिस्ता आहिस्ता नीचे शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। अब ये इसकी आउटर सरफेस है, ये वाली, ये यहाँ पे ये फिक्स हो जाना है, ये तो अपनी जगह से हिलना नहीं है। अब क्या होगा, जो जो ये आपका क्रैंक केस घिसता चला जाएगा, डिस्क आपकी नीचे शिफ्ट होती चली जाएगी और डिस्क में और इसमें गैप बढ़ता चला जाएगा। उस गैप बढ़ने की वजह से आपका यहाँ से एयर फ्यूल मिक्सचर ज़ाया होना शुरू हो जाता है और बाइक की माइलेज गिर जाती है और परफॉर्मेंस में भी कमी आती है। एक तो ये चीज़ कि इसके घिसने की वजह से अगर इस पर भी स्क्रैचेस होंगे आपके क्रैंक केस पर, तब भी ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन सपोज़ अगर जैसे ये एरिया है, यहाँ पे छोटे मोटे स्क्रैचेस हों, ये सोल के कह लें कि अपोजिट एरिया कर लें, फिर इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं ये वाले एरिया, इसके आसपास का एरिया। यहाँ पे अगर डीप स्क्रैचेस होंगे तो आपके एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो ज़ाया होता है। इसके ऊपर भी अगर स्क्रैचेस होंगे तब भी ये प्रॉब्लम आएगा। यहाँ पर प्रॉब्लम होंगे, यानी यहाँ पर अगर भी स्क्रैचेस होंगे तब भी इशू आएगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अब ये डिस्क है, ये देखें, ये वो सरफेस है, ये वो एरिया जो कि इस रोटरी वाल कवर के साथ टच हो के चलना है। ये स्क्रैच देखें, ये अब देखें, ये हालांकि माइनर से स्क्रैचेस हैं, कईयों पे इस पर ज़्यादा होते हैं। अब जब ये इसके ऊपर ऐसे लगेगी, अब यहाँ पे, तो ये जो गैप बनता है, अगर देखें इस पे भी स्क्रैच हैं, इस पे भी स्क्रैच हैं, और एयर फ्यूल मिक्सचर ने जो क्रैंक केस से वापस आ रहा है, आने की कोशिश कर रहा है, वो डिस्क को यहाँ से प्रेस करेगा, ये एरिया सारा। तो अगर यहाँ पे स्क्रैचेस होंगे दोनों के सरफेस पे,
तो यहाँ से जो स्क्रैचेस के अंदर से आपका एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो स्किप हो के यहाँ से दोबारा से वापस निकल जाएगा। तो आपकी बाइक की माइलेज भी गिरेगी, उसकी परफॉर्मेंस में भी, पावर में भी कमी आती चली जाएगी। ये सरफेस ये बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए जैसा कि ये ब्रांड न्यू होती है। ये अब आपको बताते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस। ये जो डिस्क होती है इसकी थिकनेस होती है 3.9697 इसके लगभग होती है। मैं जैसे आपको एक चेक करके दिखाता हूँ। ये है सन की, मेड इन जापान लिखा हुआ है। ये मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। तो ये अगर आप चेक करें तो ये बन रही है 3.96 से 7 के दरमियान बन रही है। और डिस्क के और आपके रोटरी वाल कवर में यहाँ पर आप गैप चेक कर सकते हैं कितना है। ये जो गैप होता है वो आप चेक कर सकते हैं, कोई भी आप स्केल ले लें, उसकी सरफेस स्मूथ हो, यहाँ पे रख के तो यहाँ से फीलर गेज से आप चेक कर सकते हैं। 0.25 से 0.35 तक भी रीज़नेबल है। लेकिन जैसे ये इंजन है, ये देखें सरफेस इसकी डाउन हो चुकी है। ये अब इसकी सरफेस भी डाउन है, थोड़े से स्क्रैचेस भी हैं। अब क्या है कि डिस्क के इस कवर के और ये जो क्रैंक केस है इसके दरमियान काफ़ी ज़्यादा क्लियरेंस हो चुकी है। इससे क्या होगा कि आपकी माइलेज कम हो जाएगी बाइक की। लेकिन ये जो है, ये जो स्पेसिफिक जो ये आपका क्रैंक केस नज़र आ रहा है, ये अभी भी ठीक काम चला जाएगा। बहुत ज़्यादा घिसा नहीं हुआ, बड़ा माइनर सा घिसा हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका सलूशन क्या है। डिस्क तो आपको हर हाल में बदलनी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई और चारा ही नहीं है। अगर तो आपके रोटरी वाल कवर पे डीप स्क्रैचेस पड़े हैं, मैं आपको एक और दिखाता हूँ। अब जैसे अभी रोटरी वाल कवर है, ये ब्रांड न्यू है कवर। इसकी सरफेस आप देखें, स्मूथ है, बिल्कुल शाइनी सी सरफेस है। ये देखें, इस पे ये नाखून भी अटक रहे हैं इस पे, ये थोड़े डीप स्क्रैचेस हैं। एक ये है, ये इस पे भी स्क्रैचेस हैं लेकिन इतने ज़्यादा डीप नहीं हैं जितने कि इसके हैं। अगर हम ये रोटरी वाल कवर लगाते हैं तो डेफिनेटली आपके बाइक की माइलेज गिर जाएगी। अब मैं आपको एक ये प्लेट दिखाता हूँ, मैंने एक बाइक से निकाली है। ये सन की है। ये देखें, इस पे ज़्यादा, मैं ठहर इसको जूम करता हूँ। ये देखें, इस पे स्क्रैचेस बड़े कम हैं अभी, ये बिल्कुल माइनर से स्क्रैचेस हैं। ये कुछ एरिया पे लगे हैं, कुछ एरिया पे है ही नहीं। इसका नुक्स देखें ज़रा। ये मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और मैं इसको ये प्रेस करता हूँ। ये देखें, ये दूसरी साइड से उठ रही है। ये देखें, ये डिस्क टेढ़ी है। मैं एक ब्रांड न्यू से आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल सीधी प्लेट है। ये जो है ये टेढ़ी है। अब टेढ़ी है, डेफिनेटली ये इसकी सारी की सारी सरफेस इसके साथ टच होकर चल ही नहीं रही। किसी जगह से गैप है, किसी जगह पे गैप नहीं है। डेफिनेटली आपका ये फ्यूल मिक्सचर यहाँ से ज़ाया होना है। तो ये डिस्क जो है, इस डिस्क से हालत उसकी ज़्यादा बुरी है। ये हालांकि बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है चल चल के, लेकिन ये देखें, ये फिर भी, ये देखें, ये उठ नहीं रही। ये बज़ाहिर देखने में इसकी हालत ज़्यादा बुरी है इसकी निस्बत, लेकिन ये फॉल्टी है। ये टेढ़ी हो गई है
या टेढ़ी थी या हीट अप होकर टेढ़ी हो गई है या ये 2 नंबर सन थी, ये अब अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मौजूदा हालत में ये देखें, ये उठ रही है, ये टेढ़ी है। अच्छा, एक तो मैंने बताया आपको कि ये आपको डिस्क तो बदलानी पड़ेगी। अब इसका हल क्या है? इसके मुख्तलिफ हल हैं। अगर तो आप कंपनी की रिकमेंडेशन पे जाएं या यानी गोरा स्टैंडर्ड पे जाएं, वो तो कहेंगे ये क्रैंक केस ही बदला दें। इस टाइम मौजूदा दौर में पहली बात ये मिलते ही नहीं। जिनके पास कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है वो 6,500-7 हज़ार से कम आपको ये नहीं मिलेगा। फिर इसका दूसरा हल होता है कि इसको टूल लगाया जाता है खरादिए के पास। वो ये जितना एरिया है, ये वाला सारा, जहाँ तक इसके बोल्ट आते हैं, इस क्रैंक, इसके रोटरी वाल को, और इसको बिल्कुल फेस कर देते हैं। इसकी सरफेस स्मूथ हो जाती है, तो फिर ये कह लें कि चलने के काबिल हो जाता है। लेकिन उसमें एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है खरादिए को कि जब इसको लेथ मशीन पे बांधते हैं तो 100% परफेक्ट ये सीधा हो। ये ना किसी जगह से ज़्यादा घिसा है, किसी जगह से कम घिसा है, यानी बिल्कुल एक लेवल पे घिसा हो, बिल्कुल बराबर। ये ना हो कहीं से स्लोप से बनी हो। तो एक चीज़ का ये ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखें, अक्सर लोग पूछते हैं यार ये जो कट बने हैं ये किस लिए होते हैं? ये इस तरह होता है कि जो आपके ऑयल पंप से कार्बोरेटर के थ्रू जो ऑयल आता है प्री मिक्स के तौर पर, यानी जो फ्यूल के साथ बर्न होता है, वो यहाँ पे थोड़ा बहुत इन ये जो पैचेस से बने हैं इसमें जमा रहता है। तो एक तो ये इसको भी लुब्रिकेट करता है, आपके क्रैंक केस को और आपके डिस्क को भी। तो इस वजह से इसका घिसाव कम से कम होता है। यामाहा वाले जो हैं वो क्रैंक केस में ये चीज़ देते हैं और इनका रोटरी वाल जो कवर है वो बिल्कुल प्लेन होता है। कावासाकी वाले जो हैं उनकी अगर आप बाइक खोल के देखें, जीटीओ वगैरह, उनका ये जो एरिया है ये बिल्कुल प्लेन होगा, लेकिन ये जो पैचेस बने हैं 4, वो इस जगह पे दे देते हैं। काम दोनों का सेम है, लेकिन इन्होंने इस जगह पे नहीं दिया है क्योंकि ये होता है लोहे का बना होता है, इसमें घिसाव थोड़ा सा कम होता है। तो वो कावासाकी वाले हैं वो इसका ये एलुमिनियम का बना होता है, तो उन्होंने यहाँ पे दे दिए। मकसद दोनों का डिस्क को और ये सारे पोर्शन को लुब्रिकेट करना होता है। अब इसमें एक पॉइंट ये भी है कि ऐसे बाइक जिनके पंप काम नहीं करते, वो टैंकी में ऑयल मिक्स कराते हैं, अगर आप उनका एनालिसिस करें एज़ कम्पेयर टू जिनके ऑयल पंप काम करते हैं, तो ये एरिया उनका जल्दी घिसता है। जिनके ऑयल पंप काम करते हैं, एयर फिल्टर का ख़ास ख्याल रखते हैं, डस्ट वगैरह नहीं जाती, उनका ये जो एरिया है ये काफ़ी टाइम बाद घिसेगा। लेकिन जो टैंकी में ऑयल डालते हैं उनका ये एरिया थोड़ा सा जल्दी घिस जाता है, क्योंकि ऑयल पंप से जो ऑयल आता है वो कुछ यहाँ पे भी जमा हो जाता है, लेकिन ये आता है पेट्रोल के साथ। पेट्रोल ज़्यादा, ऑयल बीच में कम, तो यहाँ पे फिर लुब्रिकेशन कम होती है और ये एरिया जल्दी घिसता है, डिस्क भी, ये भी और कवर भी। ये तो हो गया इसको रिपेयर करने का तरीका। उसके बाद ये जो आपका होता है रोटरी वाल कवर, कुछ लोगों को मैंने देखा है इसको भी टूल लगवाते हैं खरादिए से। ये इसकी सरफेस टूल लगा के रगड़वा के कटाई करवा के बिल्कुल स्मूथ कर देते हैं। अब बज़ाहिर देखने में इसकी सरफेस तो स्मूथ हो गई है, बेशक परफेक्ट अलाइन करके बिल्कुल सीधा लेथ पे बांध के इसकी कटाई अब कर भी देंगे, इसकी सरफेस तो स्मूथ हो गई, लेकिन उसका दूसरी तरफ नुकसान क्या हुआ कि आपका ये डेप्थ ज़्यादा हो गई डिस्क में, और रोटरी वाल और आप रोटरी वाल कवर और क्रैंक केस में जो गैप है वो ज़्यादा बन जाएगा। ये गैप होता है नॉर्मली 0.25 से 0.330 mm तक। वो बढ़ते बढ़ते ज़्यादा हो जाएगा, मे बी 4 तक चला जाए, मे बी 5 तक चला जाए। सरफेस आपने ये भी स्मूथ कर लिया, आपने टूल लगवा के ये भी स्मूथ कर लिया, लेकिन गैप ज़्यादा बन गया आपस में, तब भी आपका एयर फ्यूल मिक्सचर ज़ाया होगा। अब एक और ट्रिक होती है
कि जब अगर आप इसको टूल लगवा लेते हैं, इसके सरफेस को स्मूथ करा लेते हैं, तो इसकी डेप्थ कम करनी पड़ेगी। डेप्थ कम करने का एक तरीका ये है कि आप एक टेबल ले लें शीशे का, उसके ऊपर 320 नंबर का सैंड पेपर ले लें, उसके ऊपर ऑयल लगाएं और इसको आप ऊपर ऐसे रब करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, रब करते करते क्या होगा, ये सारी सरफेस आहिस्ता आहिस्ता घिसनी शुरू हो जाएगी और इसकी डेप्थ कम हो जाएगी। तो फिर आप उसके ऊपर डिस्क रख के ये गैप जो है, यहाँ से आप गैप नाप सकते हैं। कोई भी आप स्केल ले लें या वर्नियर ले लें, कोई भी चीज़ जिसकी यहाँ से सरफेस बिल्कुल सीधी हो, स्मूथ हो, यहाँ से फीलर गए से आप इसका गैप पूरा कर सकते हैं। ये है एक देसी टोटका, लेकिन बड़ा अच्छा काम करता है इस मसले को ख़त्म करने के लिए। वैसे तो कंपनी का जो तरीक़ाकार है वो तो कहते हैं बदला ही दें, अब मिले ना तो फिर यही करना पड़ता है। अच्छा, ये होती है आपकी, ये एक सील होती है और इसके ऊपर इसके अंदर ये बुश होता है। ये थोड़ा हल्का सा फंस के आना चाहिए। काफ़ी अरसे बाद जब बाइक चल चल के ये सीलें पुरानी हो जाती हैं तो ये बीच में हो जाता है ये लूज़। इसके दो नुकसान होते हैं। एक नुकसान तो ये होगा कि आपका इंजन ऑयल जो है यहाँ से होते हुए इन दोनों के गैप में से अंदर आपके कंबशन चैम्बर में जाएगा। एक तो बाइक धुआं बहुत देगा, प्लग भी शॉर्ट करेगा, माइलेज भी गिरेगी, पावर भी कम होगी और इंजन ऑयल कम होगा। जिस बाइक का इंजन ऑयल कम होता हो, ये 2 स्ट्रोक का, जैसे ये बाइक है यामाहा का YB100, इंजन ऑयल कम करता हो और उसके जो गैसकेट है बज़ाहिर कोई गैसकेट लीक ना हो, कहीं से इंजन की लीकेज भी ना हो, तो उसका मतलब ये है कि आपकी ये जो सील है ये आपकी ख़त्म हो चुकी है। यहाँ से इंजन ऑयल आपका लीक होके अंदर जा रहा है बर्न होने के लिए। एक तो आपका कंप्रेशन का लॉस होगा, दूसरा आपका कह लें कि बाइक बहुत ज़्यादा स्मोक देगा, प्लग भी शॉर्ट करेगा और बहुत से मसाइल पैदा होंगे। इसके ऊपर एक आता है ओ-रिंग आता है, ये वाला। तो ये ओ-रिंग यहाँ पे ये जो कट होते हैं इसके अंदर फंस जाता है और ये जो एरिया है ये इसको फुली ये सील कर लेता है। अगर ये बहुत ज़्यादा नीचे बैठ गया हो, बिल्कुल उसको बाहर रहा ही ना हो, तो फिर भी आपका यहाँ से अंदर ऑयल जाने का भी चांसेस हैं और आपका कंप्रेशन लीक होने का भी चांसेस है। बेहतर हाल तो ये होगा कि फिर आप इस ओ रिंग को चेंज कर लें। नहीं मिलता तो थोड़ी सी सिलिकॉन वगैरह लगा के, जुगाड़ लगा लगू के इसको आपने सील करना है। उसके बाद एक यहाँ पे एक ओ रिंग होता है, यहाँ पे ये देखें, ये वाला। ये भी जब भी आप इंजन रीबिल्ड करें तो इसको लाजमी चेंज करें। इसका मकसद मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि ये आ जाता है जैसे आपकी इसके ऊपर पहले आ जाएगी डिस्क, डिस्क आ जाती है, इसके ऊपर ये आ जाता है। अगर तो ये देखें थोड़ा बहुत तो क्लीयरेंस होती है, ये बिल्कुल इसकी सरफेस 100% आपस में मैच तो कर नहीं रही। यहाँ से भी लीकेज के चांस होते हैं प्रेशर के, यहाँ से लीक करके ऊपर जाएगा। जब ये ओ रिंग होगा तो ये ओ रिंग, ये देखें कॉलर सा बना हुआ है यहाँ से, ये एरिया देखें, ये ओ रिंग यहाँ पे आके बैठ जाता है। तो फिर यहाँ से ये कंप्रेशन जो है लीक होकर यहाँ से निकलेगा नहीं। तो ये जब भी आप इंजन रीबिल्ड करें तो इस ओ रिंग को लाजमी चेंज करें। अगर ठीक कंडीशन में है फिर तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा बैठ चुका है तो फिर आपको हर हाल में ये चेंज करना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं कि जो रोटरी वाल्व कवर हैं इसके ऊपर जो लिखा होता है इसका मतलब क्या है। जैसे ये है, जो जापानी आते थे पहले मॉडलों में, ये 2 और 3 लिखा होता है इस पर। उसके बाद के जो 2009 के बाद के मॉडल आए हैं उस पर आपको 3AH लिखा होगा। ये दाऊद यामा का बना हुआ है, ये 3AH वाला, ये DYL वाला, ये DYL भी लिखा हुआ है। और ये 2 और 3 जिस पे लिखा है ये मेड इन जापान होता है, YMC का, यामा का बना हुआ। अच्छा, उसके बाद जो
ये हैं 2 डिस्कें हैं। ये सन ब्रांड की है। ये देखें, ये जो मेरे पास एक पड़ी है ये ओरिजिनल यामाहा की है, मेड इन जापान है। अगर आपको कहीं से दाऊद यामाहा की मिले तो वो ना यूज़ कीजिएगा, वो डिस्क ठीक नहीं है। उस दाऊद यामाहा की जो डिस्क आई थी उससे बेहतर आप सन की यूज़ कर लें। अगर आपको कहीं से ओल्ड स्टॉक में मिल जाती है ये YMC वाली, ये तो बहुत ही अच्छी है। उसके बाद एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि जैसे ये होता है ये वाला, ये एक रबर का छल्ला सा होता है ये, तो इसको भी जब आप यहाँ रीबिल्ड करते हैं तो इसको भी आप ख़ास तौर पर देख लें। अगर तो ये बहुत ज़्यादा सरफेस बैठ गई है, बहुत ज़्यादा प्रेस हो चुका है, तो क्या होगा कि आपका इंजन ऑयल जो है कभी कभी लीक हो के यहाँ से कार्बोरेटर जब आप वाला कवर उतारते हैं टापा, तो वहाँ पे नीचे आपको इस जगह से लीक करके बाहर दिखाई देगा कि इंजन ऑयल बाहर आ रहा होगा। तो या तो आप ये चेंज कर दें, नहीं तो थोड़ी सी सिलिकॉन वगैरह यहाँ पे लगा के तो फिर आप ऊपर आपका क्लच कवर जो है आपका क्रैंक केस के साथ ऊपर फिक्स होने वाला वो लगा लें, तो फिर ये आपकी लीकेज ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें हमने तो पूरी कोशिश की है आपको सारी की सारी मालूमात दे सकें। इस हवाले से अगर आपके ज़हन में कोई सवालात हों तो आप कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी मैंने अपने चैनल पे दिया हुआ है, वहाँ पे भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।